सर जय हिंद। कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर। सर मुझे मणिपुर पर आपके साथ बातचीत करनी थी क्योंकि एक बड़ी अहम खबर आ रही है कि 11 से ज्यादा कुकी मिलिटेंट को सीआरपीएफ ने मार गिराया। उनके पास से 3 AK-47, 4 SLR, 2 इंसास और दूसरे कई तरह के हथियार बरामद हुए हैं। लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि एक बार फिर से कुकी और मतई के बीच टेंशन बढ़ने लगी है। कुकी लगातार मतई के ऊपर, मतई लगातार कुकी के ऊपर हमले कर रहे हैं। हालांकि अर्धसैनिक बलों की तमाम कंपनियां वहां पर तैनात है। वो कोशिश कर रही है कि हालात पर काबू पाया जा सके, लेकिन हालात एक बार फिर से बिगड़ रहे हैं। पिछले साल 3 मई से हिंसा भड़की हुई है, लेकिन अभी तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठा पाए इस हिंसा को रोकने के लिए। आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू सर, जिस प्रकार से सीआरपीएफ ने ये पूरा 11 कुकी को मार गिराया, पूरा इनकाउंटर किया सर। राजीव जी, सबसे पहले मैं सीआरपीएफ को नमन और सलाम करना चाहूंगा कि उनके सैनिकों ने इतनी बहादुरी के साथ इन मिलिटेंट्स के साथ लड़ाई की और उसमें ऑपरेशन में 11 मिलिटेंट्स को मारा गया। तो ये हमारे सुरक्षा बल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं पिछले साल दिसंबर के आखिरी महीने में मैं कुछ दिन के लिए मणिपुर गया था। मैंने वहाँ पूरी चीजें अपनी आंखों से देखी। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मणिपुर का जो इलाका है, जो जमीन है, जो टेरेन है, वो बहुत एक टफ टेरेन है। और हमारे सुरक्षा बल जिस तरह से वहां ऑपरेट कर रहे हैं, मेरा फिर उनको नमन और सलाम। चाहे असम राइफल्स हो, चाहे भारतीय सेना हो, चाहे मणिपुर पुलिस हो, या चाहे सीआरपीएफ हो, सारे सैनिक भारत के वहां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता है हमारे सुरक्षा बलों के लिए। और मेरे को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी हमारे सुरक्षा बलों को ऐसी सफलता मिलती रहेंगी, ताकि जो भी आतंकवादी है जो भारत के खिलाफ कोई भी युद्ध कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, उसको वो कंट्रोल करें और जरूरत पड़े तो उसे मार भी गिराएं। क्योंकि जो इंसान अपने देश के खिलाफ जा सकता है, मेरी राय में उसके जीने का कोई मतलब नहीं होता है। ओके सर। और जिस प्रकार से हालात हैं, हम देख रहे हैं पिछले 3 मई से हिंसा भड़की हुई है सर। और अभी तक हिंसा पर कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन फिर अचानक से हिंसा भड़क उठती है। इसके पीछे किसी बड़ी पावर का हाथ आप देख रहे हैं, या फिर हम अपने अंदर ही चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? राजेश जी, किसी भी इंसान के घर में जब कोई तकलीफ होती है और वो उसको रिजॉल्व नहीं कर पाता है, या मतभेद होते हैं, रिजॉल्व नहीं कर पाता है, तो पड़ोसी उसका फायदा उठाते हैं। इसके आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान, चीन तो हमारे दुश्मन देश हैं। जी जी। वो तो कभी भारत में स्थिरता, शांति नहीं देखना चाहेंगे। उन्हें कुछ भी मौका मिलेगा, वो आग 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 में घी डालने का काम करेंगे। चाहे बिल्कुल सर। पंजाब में क्या, कश्मीर में करें आतंकवादियों को समर्थन, तो पाकिस्तान चीन का तो फैक्टर कॉमन रहेगा ही। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है ये समझना कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि 23 अगस्त 2008 को सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट लागू हुआ मणिपुर में। और 2008 से लेके पिछले साल 3 मई तक वहां शांति रही। और 3 मई को जो हिंसा भड़की, वो आज तक ना खत्म हुई, ना खत्म होने का नाम ले रही है। तो हमें ये जो पीरियड है 2008 से 2023 मई तक, इसको हमें समझना होगा। इसको हमें समझना होगा कि किस किस ने कुकी और मेतियों के बीच में दरारें डाली, कौन कौन वो लोग हैं। और जब तक हम इस मुद्दे को टैकल नहीं करेंगे, जब तक हम कुकी और मेती का जो डिस्ट्रस्ट है जी, उसको हम वापस ठीक नहीं करेंगे, उस इलाके में शांति आनी बहुत मुश्किल है। मैं जब पिछले साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मणिपुर गया, वहां मैं लोगों से मिला, और जो तथ्य सामने निकल के आए बड़े दुख भरे थे। वहां के लोग कह रहे हैं कि साहब 10 से 15 साल लग जाएंगे मणिपुर में शांति लाने के लिए। ओके। तो मेरी राय में जो सबसे पहले सबसे अहम चीज है, वो है एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठाना, जिसमें कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक पार्टी से ना हो। चाहे रिटायर्ड फौजी हों, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हों, प्रोफेसर्स हों, रिटायर्ड जजेस जी। हों, ऐसा एक कमिटी बनानी।
जिसका कोई पॉलिटिकल लेन देन किसी पार्टी से ना हो, और उसको भेजना चाहिए मणिपुर में, जहां वो दोनों पक्षों से मिलें, बातचीत करें और वहां पे शांति लाने की प्रक्रिया शुरू करें। राजेश जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, 30 जून 2008 को रैंड कॉर्पोरेशन, जो दुनिया का एक विख्यात थिंक टैंक है, उसने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की जिसका शीर्षक था दुनिया में आतंकवाद कैसे खत्म होता है। जो आंकड़े निकल के आए वो इस प्रकार थे कि 7%, 7% वक्त आतंकवाद खत्म हुआ है जब सेना ने कार्रवाई की है, 43% तब खत्म हुआ है जब पुलिस ने कार्रवाई की है, 40% तब खत्म हुआ है जब पॉलिटिकल डायलॉग होता है, और 10% आतंकवाद तब खत्म होता है जब आतंकवादियों के मंसूबे पूरे हो जाते हैं। अब जहां तक सेना और पुलिस की बात है, जो कि 50% मिलाते हैं उस रिपोर्ट के मुताबिक, वो तो दिन रात मणिपुर में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो अब जरूरी है वो 40% आंकड़े वाली बात पे है कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। आखिर पंजाब में 15 साल आतंकवाद चला, वहां क्यों आतंकवाद खत्म हो गया? वहां भी सेना ने कार्रवाई की, पुलिस ने की, पाकिस्तान तब भी आतंकवादियों को समर्थन करता था, क्योंकि वहां पॉलिटिकल डायलॉग हुआ, लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ, उसके बाद शांति आनी शुरू हुई। तो बहुत जरूरी है मणिपुर में पॉलिटिकल डायलॉग हो, दोनों पक्षों को इकट्ठे बिठाया जाए, और ये मैं मानता हूं कि आसान नहीं होगा, क्योंकि इतना भेदभाव हो चुका है, वक्त लगेगा, लेकिन प्रयास तो हमें करना चाहिए, हमें दिल से करना चाहिए, दोनों को लाना चाहिए। ठीक है, शुरू के कई मीटिंग्स कुकी बहिष्कार करेंगे, शुरू के कई मीटिंग्स मेथी बहिष्कार करेंगे, लेकिन आस्ता आस्ता वो सारे बैठेंगे, क्योंकि अंदर से राजेश जी हर इंसान को फाइनली शांति चाहिए, अपने खानदान के लिए, अपने फैमिली के लिए खुशहाली चाहिए, अपने बच्चों को वो सहूलियत देना चाहता है जो शायद उसको बचपन में ना नसीब हो। तो ये सारी चीजें हर इंसान के साथ है, वो किसी भी देश का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी प्रांत का हो। तो हमें ये चीजें शुरू करनी होंगी, तभी ये वहां शांति आएगी, अन्यथा ये एनकाउंटर चलते रहेंगे, मिलिटेंट्स मारे जाएंगे, लेकिन शांति आनी बहुत जरूरी है। 2-3 पॉइंट जो मैं आपसे और समझना चाहता हूं। एक, क्या ये पूरा जो एसटी को लेकर हाईकोर्ट का एक फैसला था उससे ही जोड़कर हम देखें, या ड्रग्स से होने वाली जो कमाई है उसकी लड़ाई भी हम देखें, या जमीन के पर कब्जे की जो चाहत है उसको भी हम इससे जोड़ सकते हैं? राजीव जी, ये जो पिछले साल 3 मई का हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद जो वायलेंस शुरू हुआ, वो तो जैसे अंग्रेजी में कहता है ना, लास्ट स्ट्रॉ टू ब्रेक द कैमल्स बैक, यानी कि वो आखिरी तिनका था जिसकी वजह से पूरी चीज शुरू हुई। उससे पहले ही बिल्डअप होना शुरू हो गया था, उसके पहले ही कुकी और मेथियों के बीच में डिस्ट्रस्ट शुरू हो गए थे, एक दूसरे के कई मजहब के कई स्ट्रक्चर्स को तोड़ा जा रहा था। मैं, क्योंकि ये संवेदनशील बात है, तो मैं स्पेसिफिक में नहीं जाऊंगा इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि मजहब का मामला है, रिलीजन का मामला है। तो इससे क्या हुआ कि वो टेंशन जो थी दोनों समुदाय के बीच में वो बढ़ती चली गई, और जब ये हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद तो जैसे मैंने बताया वो आखिरी तनखा था जिसकी वजह से पूरी ये आग लग गई। तो ये जो डिस्ट्रस्ट बढ़ता गया, इसकी वजह से वहां अशांति होनी शुरू हो गई थी। और पिछले साल ही मार्च में जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट 23 अगस्त 2008 को हुआ था, मार्च 2023 में उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो ये चीजें अगर हम देखें, ये आस्ता आस्ता हो रही थी, और दोनों समुदायों के बीच में भेदभाव, तनाव बढ़ रहा था, और उसका नतीजा हम सारे देख रहे हैं, आज मणिपुर में हम देख रहे हैं। एक पॉइंट और सर जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है, कुकी लैंड की मांग, जो खासकर कुकी कर रहे हैं कि एक कुकी लैंड हो, क्रिश्चियन स्टेट हो, जिसमें मणिपुर, मेघालय, कुछ हिस्सा म्यांमार का, कुछ हिस्सा बांग्लादेश की पहाड़ियों का, इसको मिलाकर एक क्रिश्चियन कंट्री की बात बहुत तेजी से उठ रही है। क्या इस बात में कोई दम है? और कहा जा रहा है कि इस मांग के पीछे अमेरिका का हाथ है, सीआईए इसके पीछे मौजूद है। सर राजेश जी, मैंने भी ये कई मीडिया की खबरें पढ़ी हैं जो ऐसे आई हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो हमारी केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों पे जो ये इस चीज को एडवोकेट कर रहे हैं,
जो कह रहे हैं कि भारत को तोड़ के एक नया कुकी लैंड बनाया जाए, ये तो भारत के साथ देशद्रोह है, ये तो हमारे संविधान के साथ देशद्रोह है। आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर को तोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप टेबल पे बैठिए, बातचीत करिए, अपनी दिक्कतें बताइए। ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल दुनिया में नहीं है? हम जब स्कूल कॉलेज में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते थे, कितनी कठिन इक्वेशन सॉल्व करते थे। जब पहली बार एग्जामिनेशन पर्चे में देखते थे राजेश जी, हमें लगता था ये तो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता, लेकिन जब हम उसे सॉल्व करने बैठते थे, हम सॉल्व करते थे ना। तो जब हम इतने बड़े, इतनी कठिन इक्वेशंस को सॉल्व कर पाए, तो ऐसा कौन सी समस्या है जो हल नहीं हो सकती है? तो मैं तो बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूं कि कोई भी सोचे भी कि भारत को वो तोड़ेगा, भारत के संविधान के खिलाफ जाएगा, वो किसी ओहदे पे हो, किसी दर्जे पे हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर सीआईए जैसी कोई भी एजेंसी इन्वॉल्व है, हमें बेधड़क पब्लिक डोमेन में सारे तथ्य रखने चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि कौन सी एजेंसी भारत को तोड़ने में काम कर रही है। जी सर, एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल आपसे और है, क्योंकि नागालैंड से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नागालैंड नगा जो है, जो अकॉर्ड 27 साल पहले हुआ था, NSCN-IM जो है, वो उसको तोड़ देना चाहता है। तो ये भी एक नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, मैं ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू आपसे समझना चाहूंगा कि वो क्या रहा है कि अब नागालैंड नगा कह रहे हैं कि NSCN कह रहा है कि जो 1997 में जो सीज फायर का समझौता भारत सरकार के साथ हुआ था, और जो 2015 में शांति समझौता हुआ था भारत सरकार NSCN-IM के बीच, हम उसको तोड़ेंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उस समझौते का पालन नहीं कर रही है। तो कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि जिस प्रकार से शांति नॉर्थ ईस्ट में आई, चाइना LAC पे बेशक शांति की बात कर रहा है, लेकिन वो दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट को बॉयल करना चाहता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हाल ही में आया है सब कुछ ठीक होने के बाद नागालैंड में। सर राजेश जी, मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा, जब भी समय मिले किताब जरूर पढ़ें, ग्रेट गेम ईस्ट, जो कि बर्टल लिंटनर ने लिखी है। और इस किताब में लेखक ने बड़े आंकड़ों के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ कई तथ्य रखे हैं, जिसमें साफ लिखा है कि चीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही नहीं, बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में तनाव बढ़ाना चाहता है, जिसका ऑलरेडी हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं म्यांमार में क्या हो रहा है। राजेश जी, आपने सही कहा, कई दशकों तक नॉर्थ ईस्ट में पूरी शांति थी। मेरे को याद है, कमिश्नर होने के कुछ साल बाद मेरा तबादला असम में हुआ था। वहां पे इतनी आतंकवाद घटनाएं होती थी, हमें 3-3 गाड़ियों में जाना पड़ता था, आए गए दिन वहां ऑपरेशन होते थे। अब असम में तो आतंकवाद नाम की कोई चीज रही नहीं है, वहां शांति आ गई है। तो जो नॉर्थ ईस्ट में शांति आई, वो एक एक करके क्यों टूट रही है? हमें इसके बारे में गंभीर तरीके से सोचना होगा। क्योंकि क्या होता है कि एक जगह पे अशांति हो, आसपास वाले लोगों को भी आइडिया आने लग जाता है, सोच आने लग जाती है, और वो जो सोच आस्ता आस्ता बढ़ती रहती है, और एक दिन इस गुबार में निकलती है कि वहां इतनी अशांति, अस्थिरता हो जाती है। तो जो मैंने शुरू में कहा कि मणिपुर का सल्यूट को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हम मणिपुर को सॉल्व करने में डिले कर रहे हैं, उतने जो बाकी स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट के, जहां इतने दशकों से शांति बनी रही है जी, एक एक करके वहां भी तनाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमें बहुत जरूरी है, प्रायोरिटी पे, प्रथम टास्क के तौर पे मणिपुर में शांति बहाल करें। लोग, दोनों समुदाय के बीच में जो मिसट्रस्ट है, डिस्ट्रस्ट है, उसको खत्म कराएं। चलिए, इसके लिए बहुत बड़ी पहल करने की जरूरत है, और नॉर्थ ईस्ट लगातार संवेदनशील होता जा रहा है। लेकिन शुक्रिया कर्नल सोढी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आए और इतना टाइम आपने दिया और इतनी बारीकी से आपने तमाम पहलुओं को समझाया। थैंक यू सर, जय हिंद। इसके लिए शुक्रिया सर। थैंक यू राजेश जी, जय। थैंक यू सर।